तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 90-95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। इसमें आपके साइंस के 40 सवाल है जो आपके परीक्षा में लड़ने के पूरे 100% चांस है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका 40 क्वेश्चन में से अंतिम में आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, कुल 40 से प्रश्न हमने लिया है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा को व्यास को क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा गोलीय दर्पण हो गया, उसके परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का जो व्यास होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं, कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक आपको बताना है, एक वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है ना, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना आपको दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो आप सभी को फार्मूला पढ़ाएंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, तो फार्मूला होता है हमारा फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है हमारा r/2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 दिया है, नीचे क्या हो जाएगा 2, यानी कट के कितना का 16 आ जाएगा। ठीक है, आपका दर्पण कौन सा, तो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर होगा, प्लस का सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका सवाल कहता है 3 नंबर सवाल कि यदि बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तब उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा होगा, कि वास्तविक और सीधा होगा, कि आभासी और सीधा होगा, कि आभासी और उल्टा होगा। तो कैसा होगा हमारा, तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका सवाल कहता है 4 नंबर सवाल कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में जो भी प्रकाश पर मतलब हमारा जाता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कौन करता है, तो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, की अभिनेत्र के पृष्ठ पर, की कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कौन, सभी को पता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला आपका सवाल कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो किस रंग का करता है, तो लाल का करता है, कि नारंगी का करता है, कि हरा का, कि नीला का। तो सबको ध्यान रखना किस रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, तो लाल का करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल आपको ऐसे ही पूछा सकता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बोलिएगा लाल का होता है। ठीक है ना, और प्रकीर्णन किसका कम होता है, तो सबसे प्रकीर्णन कम किसका होता है, तो लाल का होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। इसको भी आपको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो सभी को पता है कि भारत में हम लोग के घरों में कौन सा करंट आता है, तो हम लोग के घरों में एसी करंट आता है। एसी को हम क्या बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो एसी करंट आता है उसका वोल्टेज कितना, तो उसका वोल्टेज 220 वोल्ट रहता है। उसका आवृत्ति कितना, तो उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आपका सवाल कहता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल में ओ 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा, कितना होगा, तो 0.5 वोल्ट की हमारे 0.05 वोल्ट की 0.005 वोल्ट की 0.0005 वोल्ट, तो क्या जाएगा हमारा 0.5 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है हमारा 8 नंबर सवाल कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है ना, तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका सवाल कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, तो सबको पता है कि किसी भी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। सबको पता है कि कैसा होता है हमारा, तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो दक्षिण से उत्तर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि घरेलू विद्युतीय परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है। बड़ी खतरनाक प्रश्न आपसे पूछेगा। 3 नंबर से पूछ सकता है। सबसे पहले उदासीन तार पूछ सकता है आपसे, मेन तार पूछ सकता है, और आपसे विधुन्मा या मेन तार एक ही होता है। और आपसे पूछ सकता है वो कौन सा, तो वो भू संपर्कित तार किस रंग का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमारा जो उदासीन तार होता है, उदासीन तार किस रंग का होता है, काला रंग का होता है। किस रंग का होता है, काला रंग होता है। मेन जो तार होता है वो हमारा किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और जो भू संपर्कित तार होता है वो कैसा हमारा हरा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला आपका सवाल कहता है 11 नंबर सवाल कि किस युक्ति में विभक्त वाले द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, कि गैल्वेनोमीटर में, कि वोल्ट मीटर में। तो सबको पता है कि किस युक्ति में विभक्त वाले द्विक परिवर्तन का कार्य करता है हमारा, तो विद्युत मोटर में करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नहीं, बी नहीं होगा, विद्युत मोटर नहीं होगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा। विद्युत जनित्र में करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत जनित्र। ठीक, अगला सवाल आपका कहता है 12 नंबर का सवाल कहता है कि जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा को, कि नाभिकीय ऊर्जा को, कि सौर ऊर्जा को, कि स्थितिज ऊर्जा को। तो सबको पता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को हमारा क्या, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों को पता है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 14 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा बुझा व चुना है? बुझा चुना है तो बड़ी वीवीआई प्रश्न है। बुझा व चुना तो CaO है कि CaO इसका हॉल्ट वाज कि CaCO3 की हमारा सी है। ठीक है, तो सबको पता है कि बुझा व चुना का रसायन सूत्र क्या होता है? बुझा व चुना का रसायन सूत्र हमारा क्या होता है? तो CaOH का हॉल्ट वाज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछता कि बिना बुझा व चुना, तो बोलते बिना बुझा व चुना का सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। वही आपसे पूछा कि खड़िया चाहे चुना पत्थर का, तो बोलते हैं आप लोग CaCO3 होता है खड़िया चाहे चुना पत्थर का सूत्र। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, POP का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे। अगला सवाल आपका कहता है 15 नंबर का सवाल कहता है कि जिंक प्लस CuSO4 आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? इसमें हो क्या रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया? ठीक है, तो संयोजन है। संयोजन में क्या, तो संयोजन में हमारा 2 से 1 बनता है। विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है? ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, सब अभिक्रिया को अच्छे से समझ लेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हमारे 2 से 1 बने उस समय क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे। ठीक है, वियोजन किसे कहेंगे? तो 1 से 2 बने तो उस समय क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। लेकिन ये कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए क्या हमारा जिंक है, जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? जिंक जो है कॉपर सल्फेट को, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और सल्फेट के साथ मिल जा रहा है, यानी जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस कॉपर बनता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो जो अधिक अभिक्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता तो हटा दे रहे थे, इसमें क्या होता है? विस्थापन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है हम लोग का 16 नंबर सवाल कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका पीएच मान होगा। नीले को लाल कौन करता है? तो सभी को पता है, हमने ट्रिक बताया था अनिल। क्या बताया था आपको? अनिल। नीले को लाल कौन करता है? तो नीले को लाल करता है अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और 7 से कम आपका कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है? तो 7 से कम आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा कि कोई विलयन नीले पत्र को लाल करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। 2 ट्रिक याद रखिएगा, एक होता है हमारा अनिल और एक होता है आपका सालिनी। ठीक है, एक क्या होता है आपका? सालिनी। क्या होता है? सालिनी यानी अम्ल जो होता है वो नीला को लाल करता है और क्षार जो होता है लाल को नीला करता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में हमारा क्या पाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाता है। इमली में कौन सा? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। और दही में कौन सा? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल तो हमारा टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, यानी सबसे क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, कि सोडियम रहता है, कि पोटेशियम? तो सबको पता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? मतलब पोटेशियम है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 19 नंबर सवाल की एक्वा किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:2 की 2:3 की 1:3 की 1:3। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न में गलती होता है, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है क्या? आपका किसका अनुपात पूछा? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र होता है HCl। और आपका पूछ रहा है सांद्र अनुपात दे देंगे और सांद्र नाइट्रिक यानी HNO3। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HNO3 यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:3 दिया तो इसको उल्टा बोलेंगे तो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 की राइट आंसर होगा। वही आपसे पूछता है कि हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का अनुपात, तो बोलते हैं आप लोग क्या हो जाएगा? 1:3 होता है। ठीक है, उल्टा होता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। 3:1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है कि CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्न में से कौन सा? CHO किसका क्रियाशील मूलक है? तो किसका? हमारा एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड का। ठीक है ना, एल्डिहाइड का है। अगला सवाल आपका कहता है 21 नंबर की प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इनमें कौन सा सहसंयोजक बंधन है? तो 7 सहसंयोजक का बंधन है कि 8 है कि 9 है कि 10 है? तो कैसे निकालते हैं? तो हमारा कार्बन कितना है? तो कार्बन हमारा 3 गो है, तो लिख देंगे यहाँ पे कार्बन 1 2 3 लिख देंगे। उस पर हाइड्रोजन बैठा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैठाइए। कितना हाइड्रोजन बैठाना? 8 को बैठाना। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितने बन रहे हैं? 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 6 7 8 9 10 बन रहा है। कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? 10 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है निकालने का, इस दोनों को जोड़ दीजिए और उसे क्या कर दीजिए? 1 को कम कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है निकालने का, शॉर्टकट। ठीक है ना, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, लेकिन इस सब पे लागू नहीं होता, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ के रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि आधुनिक अवर सारणी में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बाईं से दाएं जाएगा तो परमाणु साइज क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि अपवर्तित रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? हमारा घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि आधुनिक अवर सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं हमारे? तो 7 है कि 9 है कि 15 है कि 18 है? तो ऊर्ध्वाधर यानी क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कितने हैं? ऊर्ध्वाधर सभी को पता है कितने हमारे? 18 है। कितने हैं? 18 है। क्या है? ऊर्ध्वाधर कितना, यानी आवर्त की संख्या कितने? तो आवर्त संख्या 18 है। ठीक है, वही आपसे पूछ दे
वही आपसे पूछे 36 कितने, 36 स्तंभ कितने, तो 36 स्तंभ हमारे कितने, तो 37 हमारे हमारा 7 होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, गौर कीजिएगा, मतलब सॉरी एक चीज़ हम गलती बोल दिया है, ठीक है ना। ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर, यानी क्या होता है ऊर्ध्वाधर आपका होता है यानी वर्ग होता है, ठीक है। और वर्ग की संख्या कितनी, तो वर्ग की संख्या पर 18 होता है, और अवर्त की संख्या कितनी होती है, अवर्त की संख्या पर 7 होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कहता है आपका 24 नंबर सवाल, थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन समझिएगा अच्छा से, ठीक है ना। एक एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सावधानीपूर्वक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो उनमें तो कौन सा रंग दिखाई देगा, तो नीला की हरा की नारंगी की पीला, तो कौन सा हरा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो पीला होता है कि नीला होता है कि चमकीला उजला कि लाल होता है। तो सबको पता है कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाएंगे तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होगी, तो नीला होगा, सॉरी नीला नहीं, चमकीला उजला होगा। ऑप्शन नंबर सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 26 नंबर की, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था। सवाल आपका क्या कर समझिएगा अच्छे से। करें कि एक जांच प्रणाली में क्या मतलब लोहे की कील को डुबाया, ठीक है, मतलब एक हमारा विलयन उसमें लोहे की कील को डुबाया, तो क्या होगा उस विलयन का रंग बदल गया, तो मतलब विलयन कौन सा था, तो हम जानते हैं सभी को कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहा को डुबाएंगे कॉपर सल्फेट के विलयन, तो क्या होगा विलयन का रंग बदल गया, तो कौन सा विलयन था हमारा कॉपर सल्फेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपका कहता है 27 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है, तो बैरोमीटर की मैनोमीटर की स्फाइगनो मैनोमीटर कि इनमें से कोई नहीं, तो सबको पता है कि रक्त दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्फाइगनो मैनोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है मेरे साथी जब का 28 नंबर सवाल की, रक्त का कौन से अवयव घायल और स्थान के रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, एलएसी का, तो कौन करता है सबको पता है कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका करता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका कितना, तो 10 से 12 दिन का होता है, ठीक है ना, 10 से 12 दिन का। और आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्त को स्राव मार्ग थक्का प्लेटलेट्स ना बनाता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं बनाता, थक्का प्लेटलेट्स बनता है, सॉरी मेरे भाई लोग, प्लेटलेट्स होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी। अगला सवाल आपका कहता है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक कौन है, तो सोडियम है कि क्लोरीन है कि फास्फोरस है कि इनमें से सभी, तो कौन आवश्यक हमारा, सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का संकेत हमारा Na होता है, ठीक है। अगला सवाल आपका कहता है मेरे साथी जी आपका कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर की स्थिति का संतुलन करता है, तो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क में से कोई नहीं, तो कौन करता है हमारा अनुमस्तिष्क का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है, तो परोहर के अग्र भाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा। तने की वृद्धि के लिए भी हो जाएगा। पादप का प्रकाश की मुड़ जाने के लिए ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के लिए क्या हमारा, तो साइटोकिनिन आवश्यक है, सहायक है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आपका 32 नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा पूछे चाहे आपसे पूछे ईस्ट, ठीक है, तो दोनों में कौन सा होता है, तो दोनों में हमारा मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है वही पूछे आपसे कि अमीबा में कौन सा, तो अमीबा बोलिएगा अमीबा में हमारा विखंडन होता है, ठीक है। और मनुष्य में कौन सा, तो मनुष्य में हमारा लैंगिक होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपका कहता है 33 नंबर सवाल की पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो बाह्य दल की, पंखुड़ी की, पुंकेसर की, स्त्री केसर, तो सबको पता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो परागकण कौन बनाता है, तो पुंकेसर बनाता है, पुंकेसर बनाता है। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परागकण कौन बनाता है, पुंकेसर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 34 नंबर सवाल की निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, इसमें से कौन सा है जो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय क्या है, तो अंडाशय एक मानव मतलब मादा जनन तंत्र का ही भाग है। गर्भाशय भी मादा का है, डिंब वाहिनियां भी मादा का है, लेकिन शुक्रवाहिका को जो क्या नर का है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ये हमारा मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। अगला सवाल आपका कहता है 35 नंबर की वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्ल्स डार्विन ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि जेसी बोस ने, कि ग्रेगर जॉन मेंडल, तो सबको पता है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है 36 नंबर सवाल की स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो एक्स वाई की, एक्स एक्स की, वाई वाई की, इनमें से सभी, तो सबको पता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है हमारा, तो एक्स एक्स होता है। और पुरुष में क्या होता है, तो पुरुष में हमारा एक्स वाई होता है। अगला सवाल आपका कहता है मेरे साथी जब का 37 नंबर सवाल की मंड परिरक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती डालने से पहले पत्ती केवल को हल में डुबाया जाता है, क्यों,
क्यों? तो मंड को घोलने के लिए कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए कि पत्ती को मुलायम करने के लिए कि इनमें से सभी के लिए? तो किसके लिए किया था? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। कितने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था? तो 10x पे देखा गया था कि 5x पे कि 25x पे कि 45x पे? तो कितने पे देखा गया था? हमारा 10x पे देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी। बी सबका जवाब आना चाहिए। अगला सवाल आपका कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बड़ी खतरनाक प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत विभिन्न प्रश्न, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल फिर आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो बताइएगा उस क्वेश्चन का जवाब जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका प्रश्न कहता है 40 नंबर, अभी आप क्वेश्चन देंगे भागिएगा लोग बात। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूं की आम। देखिए घास को गेहूं खा सकता नहीं करता, ये तो हमारा होगा ही नहीं। घास, बकरी तथा मानव, यानी घास को कौन बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। ये हमारा आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। बकरी, गाय, हाथी ये भी नहीं होगा। घास, बकरी, मछली ये भी नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका 40 प्रश्न आपका समाप्त हुआ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 40 प्रश्न में सबका कितना प्रश्न आपका सही हुआ। आपके लिए 2 सवाल है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला आपका सवाल कहता है, सबसे पहला भी सवाल आपका कहता है कि जो हमारा मेन तार रहता है वो किस रंग का होता है? मेन तार, चाहे उसको हम बोलते हैं विद्युन्मय तार, वो किस रंग का होता है? दूसरा सवाल आपका यह है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जवाब दे देंगे थोड़ा खतरनाक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।